चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस है ना, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। जीएसटी में ना गुड्स और सर्विस एक ही एक्ट के अंदर रखे गए हैं, लेकिन प्रोविजन बहुत सारे केसों में अलग अलग है ना। अब सर्विस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सेक्शन 13 से डील होता है। सेक्शन वही जैसे 12 था वैसे सेक्शन 13 है। सेक्शन 13(2) क्या कहता है? द टाइम ऑफ सप्लाई वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब एजुकेशन है ना। एनआईएफ में आपको जीएसटी चार्ज करके तो जीएसटी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अगर रिवर्स चार्ज होता तो आपको खुद जीएसटी जमा करना पड़ता, लेकिन हम तो आपको फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस दे रहे हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है व्हेन द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लायबल टू पे टैक्स, है ना। व्हेन सेलर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज लायबल टू पे टैक्स। जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जिससे जो नॉर्मल बिजनेस चलता है सब फॉरवर्ड चार्ज में ही चलता है वो। और रिवर्स चार्ज में क्या होता है? व्हेन बायर ऑफ गुड्स और बोथ इज लायबल टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट को टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की। वो कब होता है? रिवर्स चार्ज में। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 डील्स विद द गुड सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ये भी वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही है। देखो हो क्या रहा है, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इनवॉइस कब तक? जब तक इनवॉइस इशू कर देना है सप्लायर को, है ना। सर्विस के केस में द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, है ना। इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन अ पीरियड प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 31 सबसेक्शन 2 और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लॉज ए क्या कह रहा है कि डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट क्या है? वो पीरियड जो सेक्शन 32 सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 में डिफाइन है। और सर्विस के लिए सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 कहता है इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द रेंडरिंग सर्विसेज। ध्यान रखना, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 deals with the provision regarding issuance of invoice for services and invoice must be issued। गुड्स के केस में 31 था, 31 सबसेक्शन 1 था, है ना। वो क्या कहता था? ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, यही तो कहता था। लेकिन ये सर्विस के बारे में क्या कह रहा है? इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 30 days, है ना। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days, 30 दिन के अंदर बाद, 30 दिन के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। या तो इनवॉइस इशू करने की डेट से, इनवॉइस इशू करने की डेट है आफ्टर 31st डे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 दिन का मतलब है 31वें दिन तक इशू हो जाना चाहिए, है ना। अगर मैंने आपको 1 मई को सर्विस रेंडर करी है तो मेरे को 30 दिन कब खत्म होंगे? 30 मई को, 31 मई को मुझे ये इनवॉइस इशू कर देना है ना। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इनवॉइस 38 डे। ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि 30 दिन खत्म होने के बाद तक, है ना। बिल्कुल अगला जो 31वां दिन है उस दिन मेरे को इनवॉइस इशू कर देना है किसी भी हालत में। अगर ये मैं बैंकिंग में हूँ, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग में हूँ, तो ये 30 दिन का पीरियड फिर 45 दिन है वहाँ पर। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हो तो उनके लिए ये 30 दिन का पीरियड 45 दिन है। सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में जो टाइम लिमिट दी है फॉर इशूइंग द इनवॉइस फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज 45 days फॉर बैंकिंग सर्विसेज, है ना। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए वो 30 दिन का टाइम 45 दिन है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इफ इनवॉइस इज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि मैंने सर्विस दी 1 अप्रैल को, ये सर्विस मैंने आपको दे दी, लेकिन यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं करा, और मैंने 5 अप्रैल को आपसे अमाउंट रिसीव्ड कर लिया। अमाउंट रिसीव हो गया मुझे 5 अप्रैल को, सर्विस रेंडर्ड, और टाइम लिमिट इनवॉइस इशू करने की थी 1 मई। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days मुझे 1 मई तक इनवॉइस इशू करना था। ये प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, इनवॉइस मस्ट बी इशूड। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? हाँ जी,
टाइम ऑफ सप्लाई, नीरज, हर्ष, श्रेया, अमाउंट रिसीव्ड हुआ सर ये 5 तारीख को सर्विस दी मैंने 1 तारीख को, और मुझे सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज 1 मई तक इनवॉइस इशू कर देना था, या मैंने 1 मई को इनवॉइस इशू कर दिया। ध्यान से देखो मैंने 1 अप्रैल को इनवॉइस सर्विस दी, उस दिन मैंने बिल नहीं बनाया, ठीक है, तो वो 2 अभी मैं बिल बना के भी दिखाऊंगा आपको, बिल बनाने वाली भी बात करेंगे। अभी मैंने जिस दिन आपको 1 अप्रैल को सर्विस दी उस दिन मैंने इनवॉइस बनाया नहीं, छोड़ो कौन बनाएगा। 5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। अब मुझे सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 से मैक्सिमम 31 डेज का 30 डेज का पीरियड है कि 30 दिन के बाद, यानी कि 1 मई को वो इनवॉइस इशू कर देना था, चाहे मैंने करा या नहीं करा। तो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट क्या है? 1 मई। तो 1 मई तक मैंने इनवॉइस इशू करने की डेट है मेरे पास। अब यहाँ मैंने करा नहीं, यहाँ तक मुझे इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे तो आ गए। अब मेरे को बताओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं करा तो ये वाली डेट तो इररेलेवेंट हो गई। तो अब मेरे पास टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जब सर इनवॉइस इशू करेंगे। इनवॉइस तो मैंने बेटा 1 मई को इशू करा। और देखो फिर चले इधर आओ, सेक्शन 31 ए में चलते हैं दोबारा, सेक्शन 13(2) के ए में चलते हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ इनवॉइस इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, और द अमाउंट और द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस प्रेस्क्राइब लिमिट में 1 मई तक इशू करना था और पेमेंट कब मिली? तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल है ना, 5 अप्रैल। तो आपको, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेक्शन 66 वाली जो एग्जाम्पशन है वो सर्विस पे लगती भी नहीं है। आपको अगर मान लो आपने ये सर्विस भी नहीं दी, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं आपने सर्विस दी नहीं है, है ना, सर्विस दी नहीं है, फिर भी पैसे मिल गए हैं सर्विस के लिए, तो जिस दिन पैसा मिल गया उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान रखना है सर्विस के केस में, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर वो 1 ही अप्रैल को इनवॉइस इशू कर देता तो, अगर मान लो, देखो मैं आपको क्या था, मैंने 1 अप्रैल को आपको इनवॉइस भी दे दिया, 1 अप्रैल इनवॉइस डेट है मेरी, इनवॉइस डेट, 5 अप्रैल को पैसे मिल गए, अमाउंट रिसीव्ड, और 1 मई को मैक्सिमम डेट थी वो 31 सब सेक्शन 2 वाली, 31 सब सेक्शन 2 में जो इनवॉइस इशू करने की डेट है 1 मई वो थी। अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता? इस दिन मैंने सर्विस भी दी और इनवॉइस भी दे दिया। मान लो आपने NIFM को फीस दी और NIFM ने आपको रसीद काट के दे दिया, क्लास तो चलती रहेंगी ना रोज, तो अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 5 तारीख की अमाउंट हुआ सर। नहीं, इनवॉइस अर्लीस्ट ऑफ द डेट इफ इनवॉइस इशूड। ये देखो फिर से पढ़ो, द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ इनवॉइस इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट। तो प्रेस्क्राइब पीरियड में इशू कर दिया ना, यहाँ तक करना था, मैंने तो यहीं कर दिया, पहले दिन ही कर दिया। प्रेस्क्राइब लिमिट पीरियड में अगर इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस चली जाएगी पहले। डेट ऑफ इनवॉइस क्या चीज इसमें? हाँ, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर है, विच एवर इज, देखो ना ये रहा, विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस इशू हो गया पहले तो इनवॉइस की रेट, पैसे पहले मिल गए तो पैसे की रेट। अगर मान लो इनवॉइस इशू नहीं करा एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 तो पेमेंट वाली डेट चली जाएगी, है ना। अगर आप फिर तो आप कभी इनवॉइस इशू नहीं करोगे, पैसे लिए जाए, वो सर्विस में तो पता भी नहीं लगता कब सर्विस कंज्यूम हो गई। तो आप पैसे लिए जा रहे हो तो आपके अकाउंट में जिस दिन पैसे आ जा रहे हैं वो वाली डेट पहले चली जाएगी। अगर, या फिर मान लो अब दूसरा केस देखते हैं, 1 अप्रैल को सर्विस दी, ठीक है, 5 अप्रैल को पैसे मिले, 5 अप्रैल को अमाउंट मिला, और आपने 31 मई को इनवॉइस इशू करा, इनवॉइस इशू। अब क्या डेट होगी आपकी? 5 तारीख जब पैसा मिला तब 5 अप्रैल, ठीक है। एक चीज अब बिल्कुल इसी के पैरेलल एक चीज़ लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल को सर्विस दी, सर्विस रेंडर्ड हो गई, और 31 इनवॉइस इशू करा, इनवॉइस इशूड, और पेमेंट मिली आपको 1 जून को पैसे मिले, अमाउंट रिसीव्ड। अब बताओ। 1 मई, 1 मई बिल्कुल सही कह रहे हैं।
31 सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 से व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। इसको इनवॉइस इसने 1 तारीख को, पहले तो 1 तारीख को करना था, 1 को नहीं करा, इसके पास 30 दिन खत्म होने का तक का टाइम है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, जो कि 1 मई को खत्म होता है। यानी कि इसको असल में इनवॉइस कब इशू करना था, 1 मई को, इसने 31 मई को कराना था, इसकी गलती है। 1 मई डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी, 1 मई, जो डेट नहीं दिख रही है, ऐसा नहीं है जो डेट दिख रही है हमेशा वही आएगी। हर्ष ने बिल्कुल सही पकड़ा, 1 मई इसकी टाइम डेट है, क्योंकि टाइम ऑफ इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 32 क्या थी, 1 मई थी ना। 1 मई तक तो इसे इनवॉइस इसने जानबूझ के 31 मई को इनवॉइस करा, मान लो इसने 30 जून को करेगा, ये तो सोचेगा और बाद में चले जाए टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। ये 30 जून, अगर ये डेट 30 जून होती तो इतना सुंदर, मान लो 1 जून है, 1 जून को इसने इनवॉइस इशू करा और 1 जून को पैसे भी मिल गए। अब अभी भी 1 मई है, अभी भी 1 मई है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो यानी कि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप अपने मर्जी से चीज़ों को लिंगर ऑन मत करते रहो। जैसे ही वो इनवॉइस की डेट 1 जून ले जाएगा तो जून, उसने पैसा भी 1 जून को लिया, इनवॉइस भी 1 जून को लिया, सर्विस तो अप्रैल में रेंडर कर दी थी, यानी कि उसने पेमेंट, टैक्स की पेमेंट को कहाँ तक ले गया, जून तक डेफर करता हुआ ले गया। तो डेफरमेंट नहीं करने देगा डिपार्टमेंट, जितना कंट्रोल कर सकता है वो रोक लेगा। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस इफ इनवॉइस इज इशूड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 और द डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ये चीज़ क्लियर हो गई। बी पे चलते हैं, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड ऑफ, ये वाला था वो, है ना, ये सेक्शन बी से डिसाइड हो रहा था जो अभी पढ़ा हमने 1 मई वाला। अगर आपने प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट तक इनवॉइस इशू ही नहीं करा, जिसमें अभी करा था हमने, इनवॉइस कब इशू करा था, 1 जून को करा था, तो क्या होगा, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इफ द इनवॉइस, आप कहाँ पे चली जाएगी, इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट अंडर सेक्शन 31 डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखो ये बी में कुछ और चीज़ है। आपने सर्विस रेंडर करी 1 अप्रैल को, इस दिन सर्विस दे दी, आपने सर्विस दी, आपने इनवॉइस इशू करा 5 मई 2024 को, इनवॉइस इशूड 10 जून को, अमाउंट रिसीव्ड। अब टाइम ऑफ सप्लाई बी के हिसाब से पढ़ना है, ना सेक्शन बी को ध्यान में रखना है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं करा, है ना, टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं करा। अगर आपने टाइम पे इनवॉइस इशू कर देते तो ये कहाँ तक चली जा सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 मई पे जाती है ना, 1 मई था आपकी डेट, आपने टाइम पे इशू इनवॉइस नहीं करा तो वापस प्रोविजन की डेट पे चली जाएगी जिस दिन आपने सर्विस रेंडर करी, सारी चीज़ें भूल जाएगा फिर भी। अब सी क्या कह रहा है, द डेट ऑन विच बायर शो द रिसिट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एज द केस इन अ केस वेयर प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और बी नॉट अप्लाई। मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना अकाउंटिंग कर रहा ना कुछ कर रहा, तो अगर रेसिपेंट ने जिस दिन अपने यहाँ पे सर्विस को रिकॉर्ड करा है तो फिर उस दिन चली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, है ना। द डेट ऑन विच बायर शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस, फिर आपको मान लीजिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अकाउंटिंग प्रॉपर कर नहीं रहा, उसके यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा, तो फिर बायर की बुक में झाँकेगा डिपार्टमेंट, है ना। पहले तो जाएगा सेलर के पास ही, अगर सेलर से नहीं बात बन रही तो फिर बायर की बुक में जाके झाँकेगा, अगर बायर से बात नहीं बनेगी फिर कोई और प्रोविज़न आएगा, फिर स्पेशल प्रोविज़न लग जाएंगे। लेकिन पहले बायर सेलर की बात है जिसने सर्विस दी है, जिम्मेदारी क्योंकि उसी की है टैक्स कलेक्ट करने की ना। हम क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज की सर्विस पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में, तो सब टैक्स कलेक्ट और पे करने की जिम्मेदारी तो सप्लाई सेलर की है, तो इसलिए वो सेलर की बुक में पहले झाँकता है कि सेलर से पूछो क्या करा, और सेलर कौन है, जो रजिस्टर्ड है, तभी तो फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस दे रहा हो, तो रजिस्टर्ड तो है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। इन केस मान लीजिए उसके यहाँ से कुछ नहीं मिल पा रहा किसी भी रीजन से, तो फिर सेलर की बुक्स, बायर की बुक्स में झाँकेगा। फिर क्या होगा, जिस दिन बायर ने अपने यहाँ परचेज की एंट्री डाल रखी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जिस दिन उसने परचेज की एंट्री डाल रखी है वो दिन हो जाएगी, या जिस दिन उसने पैसे, नहीं पैसे की बात ही नहीं अभी तो फिलहाल ना, जिस दिन बायर ने अपने यहाँ परचेज की बुक डाली है। देखो अब सर्विस के केस में एक छोटा सा एक्सेप्शन है, छोटा सा एक्सेप्शन मतलब
सर बी वाले केस में सर 1 मई होगी ना टाइम ऑफ सप्लाई, तो नहीं, प्रोविजन ऑफ सर्विस 1 अप्रैल, जिस दिन इनवॉइस 1 अप्रैल को हुआ था, जो हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल रहा था, मैं ए के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ा रहा था, इसलिए आपको वहाँ पे वो बोला कि वो 1 मई है ना, तब हम ए के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन को पढ़ रहे थे। लेकिन जब बी के साथ उसे रिलेट करोगे तो प्रोविजन ऑफ सर्विस हो जाएगा। प्रोविजन सर्विस किस दिन दी थी हमने? 1 अप्रैल को दे दी थी। हाँ, वो डिपार्टमेंट और पीछे रह जाएगा। सर डिसाइड कैसे करेंगे, ई वाला लगेगा कि बी वाला लगेगा? देखो मैं बताता हूँ, सिचुएशन बताए। अब दो हमने ए और बी दोनों पढ़ लिए, इधर मैं ए लिख रहा हूँ, इधर मैं बी लिख रहा हूँ, अभी अपने आप डिसाइड हो जाएगा। देखो पहली वाली जो डेट है वो सर्विस देने की है, 1 अप्रैल 2024 सर्विस की डेट है ये, इस दिन सर्विस दी 1 अप्रैल 2024। इसको आपने ए के हिसाब से 31 मई तक आपने इनवॉइस इशू करना था, ठीक है। ये इनवॉइस 1 मई तक, 1 मई विज द लास्ट डे, मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर इशूएंस ऑफ इनवॉइस, और आपने इशू कर दिया इनवॉइस इसी दिन, ये इस दिन इनवॉइस इशू कर दिया आपने, इनवॉइस इशूड। इस वाले केस में आपने इनवॉइस इशू करा 5 जून को इनवॉइस, यहाँ पे आपको 2 मई को अमाउंट रिसीव्ड हुआ। अभी अमाउंट रिसीव की डेट बदलूंगा एक बार और मैं, यहाँ पे अच्छा 1 मई है, 2 मई, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपको डेट, अमाउंट रिसीव्ड की डेट सेम कर रहा हूँ अभी मैं, है ना। अमाउंट रिसीव्ड हुआ 2 मई को ही। सेक्शन ए में चलते हैं पहले, है ना। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए, वो कहता है डेट ऑफ, क्या वो कहता है, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2, इनवॉइस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में इशू कर दिया, हाँ, आंसर इज यस। द डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच अमाउंट इज रिसीव्ड, अमाउंट कब मिला आपको? 2 मई को, तो दोनों में से पहला कौन सा है? तो कब आएगी टाइम ऑफ सप्लाई? 1 मई, है ना। अगर देखो इनवॉइस इशू हो गया है टाइम लिमिट में, तो क्लॉज ए लगेगा, क्लॉज बी में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लॉज बी में कब जाएंगे? जब आपने विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू नहीं करा, आपने सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 को इग्नोर कर दिया, जो कि वहाँ पर हुआ। देखो 1 अप्रैल को सर्विस दी आपने, 1 मई तक इनवॉइस इशू करना था, इस 1 मई तक इशू करना था, तो वो करा इनवॉइस इशू नहीं करा। इनवॉइस कब करा? 5 मई को, 5 जून को। इज इट द डेट एज पर द प्रेस्क्राइब लिमिट अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2? नहीं, वो डेट तो नहीं है, तो आपने यहाँ पे करा। अब अमाउंट कब मिला? 2 मई को। तो अब क्या होगा? ये भी इररिलेवेंट, ये भी इररिलेवेंट, टाइम ऑफ सप्लाई, प्रोविजन ऑफ सप्लाई, यहाँ चले जाओगे, क्योंकि आपने सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं करा, तो प्रोविजन सर्विस पे चले जाओगे और पीछे चला जाएगा डिपार्टमेंट, है ना, कि जिस दिन आपने सर्विस दी थी उसी दिन चले जाओ बाबा। आपको 30 दिन का पीरियड तो मैक्सिमम अलाउ कर रखा है कि सर्विस के केस में आप इनवॉइस इशू कर देना। अगर वो भी नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से कभी भी इनवॉइस इशू करोगे तो प्रोविजन ऑफ सर्विस पे चला जाएगा, प्ले टाइम ऑफ सप्लाई, और पीछे चला जाएगा, क्योंकि सर्विस तो पहले चली गई ना। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो आपको सिचुएशन देख के पता लग जाएगा। अब देखो मान लीजिए आपने क्या करा, आपने किसी को सर्विस दी, ध्यान से सुनना, आपने उसको सर्विस दी, उसको बिल बना के दिया 38,600 रुपये का, ये बिल था आपका। अब आपको पता है सर्विस के केस में अगर आपको एडवांस पैसा मिल जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन आ जाता है? जिस दिन पैसा मिल गया। ये आपका इनवॉइस अमाउंट था, आपका रेगुलर कस्टमर है, उसने बोला एक काम करो, ये सीधे यार 38,600 रुपये का क्या चक्कर है, लो सीधे 39,000 रुपये का चेक पकड़ो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, या 39,000 रुपये कैश ले लो, जैसे मर्जी करो। उसने आपको ये पेमेंट कर दी, अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया। कितना फालतू मिला आपको? ये एक्सेस अमाउंट है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको कितने फालतू मिले? 400 रुपये फालतू मिले। तो जीएसटी वालों ने बड़ी मेहरबानी करी है, उन्होंने बोला है कि अगर एडवांस पैसा मिलता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखो ये आपने 1 अप्रैल को करा था, ये आपको मिल गए 1 मई को पैसे, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी? ऑनलाइन वाले बच्चों, इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी? ये सर्विस के लिए पैसा मिला है,
फिर एडवांस वाला ना 400। हाँ 400 रुपये जो एडवांस मिले इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगी? सर 1 मई। 1 मई आएगी जितनी पैसा मिला है। बस जीएसटी ने यही दया करी है, कह रहा है इफ द एक्सेस अमाउंट एनी एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द इनवॉइस रेज इज इक्वल टू और लेस देन 1000 रुपीज, if the excess amount collected against the invoice raised is equal to or less than rupees 1000, then the time of supply shall be at the option of recipient of the amount, जिसने मतलब सेलर ऑफ द सर्विस, ऐसे कह सकते हो सेलर ऑफ द सर्विस। यानी कि इस 400 रुपये पे जीएसटी कब देगा ये कौन बताएगा? सेलर ऑफ सर्विस, उसकी मर्जी है कब 400 पे देना है। टाइम ऑफ सप्लाई हम नहीं बता रहे। बात समझ आई क्या कहा? इफ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द इनवॉइस रेज्ड, अगर कोई भी आपको किसी इनवॉइस के अगेंस्ट एक्सेस अमाउंट मिला है एंड दैट अमाउंट इज इक्वल टू और लेस देन रुपीज 1000, देन इट इज द ऑप्शन ऑफ द सेलर टू व्हेन टू डिसाइड द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑप्शन उसकी मर्जी के ऊपर है, किसकी? सेलर की मर्जी के ऊपर, जो सर्विस बेच रहा है ना, उसके ऊपर है। अब दूसरी चीज, आपने 38,600 रुपये का बिल रेज किया था 1 अप्रैल को, 1 मई को आपको पैसे मिल गए। पार्टी ने बोला हम रोज़ तो लेते ही रहते हैं तुमसे, ये लो सीधे 40,000 रुपये पकड़ो। कितने फालतू आ गए? 1400 रुपये, 1400 फालतू आ गए। अब टाइम ऑफ सप्लाई कब है? 1 मई। If the amount exceeding rupees 1000, the time of supply shall be the date on which amount is received, that excess amount is received। तो अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई 1 मई आ जाएगा। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा पता है आपके कस्टमर को, आपके सेलर को? वो इसको क्या कहेगा, देखो आपने क्या इस 1400 रुपये का कोई बिल बनाया है? बिल तो आपने 38,600 का बनाया था ना। पैसे उसने बोला रोज़ तो हमारा चलता रहता है, ये लो पकड़ो 40,000 रुपये, आगे बिल में एडजस्ट कर लेंगे। वो कहेगा भाई साहब मुझे मत दो, वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा ही नहीं। क्यों? पता है क्या करना पड़ेगा? उसे इस 1400 रुपये को रिवर्स करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। ये अगर 18% जीएसटी का रेट है तो इस पे जीएसटी जमा करना पड़ेगा 18% का, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कह रहा है मैं ये मानूंगा कि एक 1400 रुपये के अंदर उस सामने वाले ने मेरा जीएसटी भी दे दिया, आप इसे रिवर्स करो कितना आएगा? 18% का जीएसटी आ जाएगा उसके ऊपर निकल के। मतलब आपको कितने बचेंगे? सारे पे 1400 आपके नहीं है, डिपार्टमेंट का, मेरा भी हिस्सा है भाई, 213 रुपये। डिपार्टमेंट कह रहा है इस 1400 रुपये में 214 रुपये जीएसटी के दे रखे सामने वाले ने, पहले ये जीएसटी जमा कराओ एज पर प्रोविजन ऑफ टाइम टू सप्लाई ऑन 1 मई के हिसाब से, है ना। आपको मई की जब टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो वहाँ पे लिखा जीएसटी के रिटर्न में आता है टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज। एडवांस रिसीव्ड गुड्स तो बच गया 66 नंबर की वजह से, लेकिन टैक्स ऑन एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज तो आपको इस 1400 में से 214 रुपये सरकार को भेजने पड़ेंगे, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। बेकार की कहानी है ये। 1000 रुपये कोई लिमिट होती है भाई? 10, 20, 25, 50,000 रुपये हो तो बात समझ में आती है। 1000 रुपये से क्या होता है? 1000 रुपये तो कोई भी आदमी ऐसे फालतू दे देगा, जब रनिंग बिजनेस में कई बार वैसे ही एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं कि 1000 रुपये तक से कम होगा तो तुम अपनी मर्जी से डिसाइड करना, है ना। 1000 रुपये से कम होगा तो अपनी मर्जी डिसाइड करना। क्लियर है ये 1000 रुपये वाला प्रोविजन? सर फर्स्ट वाली केस में 400 अमाउंट पे जीएसटी सर कितने टाइम के बाद पे करनी पड़ेगी? जब देखो क्या होगा, जब वो सब्सिक्वेंट सर्विस देगा ना तो उस बिल में से पैसा एडजस्ट हो जाएगा, तो उस वाले बिल के साथ जीएसटी चला जाएगा अपने आप ही। मान लो अगला वाला बिल उसने जुलाई में पे करा, ये अप्रैल में हुई थी, अगला बिल जुलाई में पे करा, जुलाई में बिल बना मान लीजिए 35,000 रुपये का, तो अब वो आपको 400 रुपये कम देगा ना सामने वाला आदमी, तो बस इस 35,000 रुपये के साथ जीएसटी चला जाएगा आपका। इसलिए लिखा है एट द ऑप्शन ऑफ द सेलर ऑफ सर्विस और रिसिपेंट ऑफ द अमाउंट, जिसको अमाउंट मिला उसके ऊपर। क्लियर है? देखो अभी एक चीज़ तो हम छूट गई, जो एक्सेस अमाउंट मिला अभी हमने डिस्कस करा, एक्सेस अमाउंट फॉर गुड्स और सर्विस वाला पढ़ के आए थे ना सेक्शन 12(6) में, उसमें एक चीज़ तो किसी ने पूछी नहीं। मान लो अभी हमने बोला था 2000 रुपये का इंटरेस्ट मिला आपको, या नहीं 15,000 का इंटरेस्ट था आपको, आपके कस्टमर ने 15,000 रुपये का इंटरेस्ट दिया, इसमें जीएसटी कितने पे जमा कराओगे? ये तो पूछा ही नहीं आपने किसी ने। सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 पढ़ के आए थे, एनी अमाउंट एडिशनल टू द इनवॉइस वैल्यू shall be subject to the GST on the date when the excess that additional amount is received। बिल्कुल ठीक है, 15,000 पे जीएसटी जमा कराना है, कितना और किस रेट से? इस पे
अब क्या कस्टमर को बोलोगे 15,000 रुपये पर जीएसटी भी दे, लड़ पड़ेगा वो। डिपार्टमेंट पता क्या कर रहा है भाई, इसके अंदर ना मेरा हिस्सा भी है, वही 1400 वाली कहानी रिवर्स करनी पड़ेगी आपको, समझ गए। मतलब इंटरेस्ट जो कलेक्ट कर रहा है वो कह रहा है इट इज़ इंक्लूडिंग द जीएसटी। आप कस्टमर से जीएसटी नहीं लोगे, या तो कस्टमर को जैसे बैंक वगैरह करता है, बैंक क्या करता है जब लेट फीस पेनल्टी कुछ लगाता है तो बैंक उस पर जीएसटी ले लेता है आपसे। अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लगते हैं तो उस पर जीएसटी लेता है ना। आप NEFT RTGS करते हो तो उस पर भी चार्ज लगते हैं। 5 रुपये के NEFT, कोटक महिंद्रा बैंक के 5 रुपये NEFT करोगे 5 रुपये चार्ज करता है, प्लस 90 पैसे का जीएसटी भी चार्ज करता है वो तो इस पर अलग से ले ही ले रहा है। लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस पैरेलल्स होती हैं उनमें ऐसे क्लॉज आपको कम देखने को मिलेंगे कि आप लेट फीस भी दोगे जीएसटी भी दोगे, ऐसा कम मिलेगा। तो डिपार्टमेंट कह रहा है या तो तुम उस पर जीएसटी चार्ज कर लो, है ना, 18% से। अगर आप 18% जीएसटी चार्ज नहीं करो तो इसी को रिवर्स करो, अपने हिस्से में से हमारा हिस्सा दे दो। या तो कस्टमर के साथ टर्म एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशन में लगा दो कि अगर लेट पेमेंट करोगे तो हम आपसे जीएसटी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे प्लस 18% जीएसटी भी चार्ज करेंगे, जो नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो डिपार्टमेंट कह रहे तुम नहीं लो तो मत लो, मेरे को इसके ऊपर से जीएसटी निकाल के दे देना, रिवर्स करना इसकी कैलकुलेशन, तो 15,000 से जीएसटी निकाल के दे देना मुझे, है ना। तो अगर आपने 15,000 की इंटरेस्ट पेनल्टी ली है और इंटरेस्ट पेनल्टी में आपके पास प्लस जीएसटी वाला क्लॉज नहीं था तो आप मुझे जीएसटी निकाल के दे दो अपनी जेब से। यानी कि इस 15,000 के अंदर ये जीएसटी है 2288 रुपये का, 2288, ये जीएसटी पे करना पड़ेगा, बचा हुआ पैसा आपका 15,000 माइनस जीएसटी, ये पैसा आपका ब्याज का। तो अगर अमाउंट में जीएसटी एडिशनल चार्ज नहीं हुआ है तो दिस अमाउंट शैल बी ट्रीटेड इंक्लूडिंग द जीएसटी, चाहे ये गुड्स के लिए आए हो चाहे सर्विस के लिए आए हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर अमाउंट में जीएसटी अलग से चार्ज नहीं हुआ है तो द अमाउंट सो कलेक्टेड शैल बी ट्रीटेड इंक्लूडिंग जीएसटी, वो इंक्लूडिंग जीएसटी मान लिया जाएगा। ये वही एग्जांपल है जब ये अभी 400 वाला पढ़ के आए हैं ना, एक बार देखते हैं क्या होता है। CA शुभम गर्ग प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर GST related matter to NIFM Limited. On 1st December 2024, he provided services. On 15th December, he raised the invoice of rupees 28,320 रुपये, that is 24,000 plus 18% GST. उसने 1 दिसंबर को सर्विस दी, 15 दिसंबर को इनवॉइस रेज कर दिया। इज द इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट अंडर सेक्शन 31 सब सेक्शन 2? क्या सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में इनवॉइस इशू कर दिया है? आफ्टर द 30 डेज था ना, तो वो तो 15 दिन में ही कर दिया, उससे पहले ही कर दिया, मतलब वो 31 दिसंबर तक कभी भी कर सकता था, तो 15 तारीख को कर दिया, ठीक है। और उसे बिल रेज करा 28,320 रुपये का, जिसमें 24,000 प्लस 18% जीएसटी है। NIFM लिमिटेड पेड हिम ₹29,000 ऑन 15th जनवरी, सेइंग द बैलेंस विल बी एडजस्टेड इन सब्सिक्वेंट इनवॉइसेस। व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई बताओ जरा, इसके लिए क्या होगा? 15 दिसंबर, ओके, 15 दिसंबर। और क्या नाम लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना होगा 15 दिसंबर के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई का? 28,320 या 29,000? 28,320 या 29,000? 28,320, बिकॉज द डिफरेंस इज 680 रुपीज विच इज लेस देन 1,000। तो जो 1,000 से नीचे है उसका तो टाइम ऑफ सप्लाई शुभम करके ऊपर डिसाइड करता है ना कब लेगा वो, है ना। अगर जो ये डिफरेंस 680 रुपये का है, ये इसका टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डिसाइडेड एट द ऑप्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के ऑप्शन पे डिसाइड होगा इस पे वो जीएसटी कब जमा कराना है। 1,000 से नीचे का वैल्यू है। ये क्लियर हो गया? इफ एन, अब यहाँ चल रहे हैं हम, देखो, इफ NIFM लिमिटेड मेक्स अ पेमेंट 30,000 अगेंस्ट द अबव इनवॉइस, व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन फॉर द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड बाय CA शुभम गर्ग? ये नहीं पता। अगर कंपनी ने कंसल्टेंट को इस दिन 15 जनवरी को 29,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये दे दिए तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो एक्सेस अमाउंट होगा उसका 15 जनवरी होगा उसका, और 28,320 का उसका सर वही होगा 15 दिसंबर। 2 टाइम सप्लाई हैं। जिस दिन उसने इनवॉइस इशू कर दिया विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट, तो पहले वाले 28,320
इसका टाइम ऑफ सप्लाई तो यही है। जो डिफरेंस अमाउंट इसे मिला है, इसे कितने मिले, 1680 रुपये फालतू मिले, है ना। तो जो 1680 रुपये फालतू मिले वो कब मिले, 15 जनवरी को। तो जब 15 जनवरी को 1680 मिले, इसका टाइम ऑफ सप्लाई वही होगा जिस दिन ये अमाउंट रिसीव हो गया। द डेट ऑन विच अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ ₹1000, 1000 से ज़्यादा मिल गया ना उसे, तो 1000 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे तो जिस दिन पैसा मिलेगा उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई चला जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है ना, चले आगे। अब बस टाइम ऑफ सप्लाई खत्म ही हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। अब छोटे छोटे चीज़ें 13 सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ सप्लाई अंडर RCM, अगर आपकी सप्लाई रिवर्स चार्ज में आती है, रिवर्स चार्ज में आएगी तो GST की लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, बायर और रेसिपेंट ऑफ द सर्विसेज, जिसने आपसे सर्विस खरीदी है, जिसने आपसे सर्विस ली है। तो इफ़ द सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर RCM देन द टैक्स लाइबिलिटी विल अराइज इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस के हाथ में आएगी। मान लीजिए आपने एडवोकेट से कोई कंसल्टेंसी ली, लीगल मैटर में कंसल्टेंसी ली, उसने आपको 50,000 रुपये का बिल करा, तो इस 50,000 रुपये के ऊपर RCM किसको करना है, उस कंपनी को जिसने ये बिजनेस ओपिनियन लिया है ना। इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ये क्या बनाएगा, बिल बनाएगा, बिल पे ले देगा GST पेबल अंडर RCM में GST पे करे कौन, हु हैज टेकन द बिजनेस कंसल्टेंसी। द कंसल्टेंसी मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पज, द ओपिनियन मस्ट बी फॉर बिजनेस पर्पज। अगर मान लीजिए आपने पर्सनल कोई ओपिनियन लिया, आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो GST की लाइबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी कंपनी ने GST के लिए, किसी कंपनी ने किसी एडवोकेट से ओपिनियन लिया अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, मुझे वहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी है, क्या क्या चैलेंज आएंगे, लेबर लॉ में क्या चैलेंज आ सकते हैं, इनकम टैक्स में क्या चैलेंज आ सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने बिजनेस पर्पज में यूज करने के लिए वो कंसल्टेंसी ली है, तो उस कंसल्टेंसी पे या तो RCM FCM में एडवोकेट जमा करा दे, लेकिन क्योंकि एडवोकेट को ऑप्शन है वो RCM में भी कर सकते हैं, तो RCM में वो कंपनी GST जमा कराएगी जिसने वो सर्विस ली है। तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा, द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन रेसिपिएंट्स ऑफ सर्विस, जिस दिन उसने पेमेंट करी है ना, द डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, कि मैंने 10 तारीख को पैसे दे दिए, यानी कि ये डेट है, मान लीजिए 10 अप्रैल, इस दिन पैसे दिए मैंने, जिसने सर्विस रिसीव करी है उसने वो पेमेंट करेगा ना, तो उसने पेमेंट करी 10 अप्रैल को। और द डेट ऑन विच अमाउंट गेट डेबिटेड इन द रेसिपिएंट बैंक अकाउंट, 10 अप्रैल को उसने चेक दिया, डेबिट हुआ 15 अप्रैल को, 3 दिन क्लियरिंग में लगते हैं, 1-2 दिन उसने बैंक में डालने में लगा दिए। अर्लियर ऑफ 2, इन दोनों में से पहली कौन सी डेट है, हाँ जी, इन दोनों में से पहली डेट कौन सी है, 10 अप्रैल है। इसमें इतना क्या सोचना है भगवान, 10 ही तो पहले आती है 15 से, हे भगवान इसमें क्या टेक्निकल था। दूसरा, द डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज, देखो अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो इनवॉइस इशू करने का पीरियड 31 सबसेक्शन 2 में कितना था, 30 दिन के बाद, 31वां दिन है ना, 31वां दिन लास्ट है इनवॉइस इशू करने के लिए। अगर आप RCM में तो 60 दिन के बाद, द डेट इमीडिएटली आफ्टर द 60 डे, यानी कि 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने, देखो RCM में जब करते हो तो जो सेलर ऑफ सर्विस है वो भी इनवॉइस डॉक्यूमेंट, कोई भी इनवॉइस, फीस मेमो, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम इट इज कॉल्ड लिखा है वहाँ पर, एक्ट में लाइन लिखी है, एनी डॉक्यूमेंट इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर ऑफ द सर्विस, है ना, बाय व्हाटएवर नेम इट इज कॉल्ड। जैसे एडवोकेट और लीगल कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो फीस मेमो रेज करते हैं, वो इनवॉइस नहीं लिखते हैं, वो उनके उसका नाम होता है फीस मेमो, तो वो फीस मेमो इशू कर दे, इनवॉइस इशू कर दे, कोई भी चीज़ और डॉक्यूमेंट के नाम से इशू कर दे, तो 60 डेज अगर वो इस टाइम लिमिट के अंदर इशू करता है तो डेट ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सप्लायर। तो अगर मान लीजिए 10 अप्रैल था और इनवॉइस इशू करना है इसने 12 अप्रैल को, 10 अप्रैल को सर्विस दी, 12 अप्रैल को इनवॉइस इशू कर दिया, 15 को पैसे मिले, 15 को पेमेंट करी है उसने, अब 12 अप्रैल चली जाएगी, है ना, अब 12 चली जाएगी। अब कन्फ्यूजन होना जायज़ था क्योंकि अब 3 आ गई, 2 में से भी अब 12 आ जाएगी। तीसरा, वेयर अगर A और B से नहीं पता लग रहा, 1 और 2 से नहीं पता लग रहा,
where it is not possible to determine the time of supply under the clause A or B, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient. अब की बार वापस कहाँ चला गया? रेसिपेंट की बुक में चला गया दोबारा से। अगर सेलर से नहीं पता लग रहा तो फिर रेसिपेंट के बुक में। ये एक्सेप्शनल केस है, पहले सेलर को ही पकड़ा देखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो। However, in case of supply by associate enterprise, मतलब ब्रांच वगैरह जो होती है ना, associate enterprises where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment whichever is earlier. यानी कि जब सप्लाई इंडिया के बाहर से आई, आपके किसी एसोसिएट से आई सप्लाई, तो वहाँ से जब आपने रिसीव करा या जिस दिन आपने पैसे दिए, आप रेसिपेंट की बुक्स में जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, है ना, उसकी बुक में नहीं जा रहे हैं। आपको सर्विस किस दिन मिली और आपने उसकी पेमेंट किस दिन की, जो दोनों में से पहली डेट होगी वहाँ पे आ जाएगा। अगर सर्विस बाहर से आई है तो किसी एसोसिएट से। अब सेक्शन 13(4) वही सेक्शन 12(4) जैसा ही है। अगर सर्विस के लिए वाउचर इशू कर दिए, मान लीजिए आप किसी सैलून में गए, ठीक है, आपने वहाँ पे सर्विसेज यूज़ करी और उन्होंने आपको 200 रुपये का कूपन दे दिया, 200 रुपये का कूपन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम आके आप यूज़ कर लेना 200 रुपये का कूपन। अगर इस 200 रुपये में आपके पास सर्विस आइडेंटिफाई है कि बस आप कटिंग ही करा सकते हो, बस आप सेविंग करा सकते हो, है ना, अगर आप इसमें सर्विस आइडेंटिफाई है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर ये कहते हो कि आप नहीं अगली बार आके हेयर कलर भी करा लो, ड्राई भी करा सकते हो, है ना, और आप प्रेसिंग वगैरह कुछ भी करा सकते हो, और सर्विसेज अनआइडेंटिफाइड है, तो जिस दिन ये वाउचर रिडीम होगा उस दिन, मतलब सेक्शन 12(4) जैसा ही है सेक्शन 13(4). 12(4) गुड्स के लिए था, 13(4) सर्विस के लिए। अगर वाउचर के साथ एसोसिएटेड सर्विसेज आर आइडेंटिफाइड, इफ द सर्विसेज एसोसिएटेड विद द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, तो द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ वाउचर, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जब वो कूपन या वाउचर को रिडीम करोगे उस दिन लेके रिटर्न। 13(5) वर्ड वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन सप्लाई ऑफ सर्विस इन द मैनर, सेक्शन 13(2) वही वाला 12 वाले का रिपीटेशन है ये भी। जिस दिन पीरियोडिकल रिटर्न फाइल होती है या फिर जिस दिन टैक्स पेड हुआ, वो सेम गुड्स वाला ही है यहाँ पे सर्विस में। 13(6) यहाँ पे भी वही मैंने 12(6) पढ़ाते थे, मैं आपको बोल दिया था 13(6) और 12(6) दोनों के दोनों सेम है ना। क्लियर है यहाँ तक सर्विस? चलो फिर, अच्छा अब एक एग्जाम्पल का इसका आंसर देना जरा। अच्छा ये बिल्कुल नीचे है, अभी थोड़ी देर के लिए आंसर हटाया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है चिंटू चाट वाला, ठीक है, चिंटू चाट वाला गॉट एन ऑर्डर फॉर कैटरिंग सर्विसेज इन ब्रांच ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मेसर्स मोंटो इंडस्ट्रीज। मोंटो इंडस्ट्री की कोई ब्रांच सेरेमनी थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें चिंटू चाट वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिला, भाई कैटरिंग सर्विस देनी है तूने, ठीक है। ऑन 14 Feb मोंटोस इंडस्ट्री पेड एंटायर अमाउंट इन कैश ऑन 1 मार्च। मोंटो ने 1 मार्च को पूरा कैश दे दिया, बट चिंटू चाट वाला डिड नॉट रेज एनी इनवॉइस फॉर दिस इवेंट। चिंटू चाट वाले ने इसके लिए कोई इनवॉइस रेज नहीं करा। अब बताओ डेट टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1 मार्च पक्का? कौन से वाले प्रोविजन से देखा आपने सर? जिसमें सर पहले मतलब या इनवॉइस इशू हो जाता है या फिर कैश रिसीव हो जाता है। देखना पड़ोगे क्या है, सुनो, इनवॉइस तो इशू ही नहीं हुआ ना। सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 से इनवॉइस कब तक करना था? 60 दिन के अंदर करना था, लेकिन चिंटू चाट वाले ने तो इनवॉइस इशू नहीं करा, तो क्या चला जाता है? प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस किस दिन दी थी उन्हें? 14 तारीख को। तो ये एक, अच्छा यहाँ ये तो ठीक है, तो 14 तारीख डेट ऑफ इनवॉइस होगी, ओ टाइम ऑफ सप्लाई होगा। When invoice is not issued as per the prescribed time limit given under section 31 subsection 2, then the time of supply shall be the date of provision of service. सर्विस किस दिन दी है उसने? 14 तारीख को। पैसे की बात ही नहीं आ रही है, पैसा तो बाद में आया ना 1 मार्च को, तो सर्विस पहले चली गई। अगर हाँ मैं ये, अगर आप ऐसे कहो कि इसने मोंटो इंडस्ट्री ने इसे जिस दिन ऑर्डर दिया था, मान लीजिए ऑर्डर मिला था 10 फरवरी को, और 10 फरवरी को इसने सारा पैसा कैश में दे दिया, तब क्या होता? जिस दिन ऑर्डर मिला उसी दिन पैसा मिल गया सारा, तब क्या होता टाइम ऑफ सप्लाई? हाँ जी, अगर ऑर्डर के साथ ही सारा पैसा कैश मिल गया, मान लीजिए 50,000 रुपये का ऑर्डर था, 50,000 रुपये कैश मिल गए हाथ के हाथ ही एडवांस, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा?
10 फरवरी हो जाएगा, क्योंकि एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विस इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। समझ आ गई? 14 फरवरी चिंटू चाट वाले को चाट में ही रह गए हम, है ना। 13B लगेगा बेटा, बी 13B कह रहा है कि आपने इनवॉइस इशू नहीं करा विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। उसने तो इशू ही नहीं करा, प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट तो भूल जाओ। तो टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। चले आगे? यस सर, यस। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ये तो है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अभी तो आप फर्स्ट बार ही पढ़ रहे हो, इसमें मतलब कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हे भगवान, सुबह से पढ़ रहे हैं, शाम तक फिर भूल गए, तो चिंता वाली बात नहीं है। प्रोविजन कन्फ्यूजिंग है। अभी तो आप लाइव सुन के फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना। आप देखोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो फर्स्ट टाइम एक पढ़ने के हिसाब से, तो ठीक है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑन 1 अप्रैल ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी डिलीवर गुड्स फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली टू MK इंडस्ट्री। MK इंडस्ट्री के लिए एक ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हरियाणा से दिल्ली ट्रांसपोर्ट सामान लाई एंड चार्ज ₹25,000। द ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ ऑप्टेड फॉर RCM। ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है ना, विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई 2022 के बाद से ट्रांसपोर्टर के पास अब ऑप्शन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ही हैज़ द ऑप्शन टू चूज आउट कि वो RCM में रहेगा या FCM में रहेगा। अब ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन है कि वो सर्विस RCM में देंगे या FCM में देंगे। हर फाइनेंशियल के शुरू में उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। इवन पिछले फाइनेंशियल मतलब मार्च में ही सिलेक्ट करना पड़ता है, अगले साल हम क्या करेंगे, और फिर वो पूरे साल उसी में रहेंगे। तो ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इस साल के लिए RCM को सिलेक्ट करा है, यानी कि अब जितनी भी सर्विस देगा सब पे टैक्स सर्विस रेसिपेंट करेगा। बट रेसिपेंट कंपनी रेज्ड अ डिस्प्यूट। रेसिपेंट कंपनी ने डिस्प्यूट रेज कर दिया अबाउट डिस्प्यूट द सर्विसेज एंड द फ्रेट चार्ज। वो कह रहा है एक तो सर्विस बेकार है और 25,000 रुपये तुम मांग भी ज़्यादा रहे हो, कोई बात नहीं। एंड पेमेंट डिलेड, और उसने पेमेंट डिले कर दी। ऑन 21 सितंबर 2024 दे मेड द फुल पेमेंट। बाद में उन्होंने डिस्प्यूट सेटल हुआ और 21 सितंबर को पेमेंट कर दी। अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ, इनवॉइस इशू कर दिया विद इन पीरियड सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के साथ जो टाइम लिमिट था 60 दिन था। 60 दिन के अंदर, 60 दिन के बाद 61वें दिन में इनवॉइस इशू कर दिया था उसने। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 30 दिन, 30 मई 60 दिन, 31 मई को उसने इनवॉइस इशू कर दिया, 61वें दिन, है ना। अच्छा, इनवॉइस के बारे में भी ऑप्शन भी नहीं है, तो उसको इनवॉइस क्या करना था। हेयर 31 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बीइंग द अर्लीस्ट ऑफ 2 डेट स्टिपुलेटेड डेट, नेमली द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेट नहीं डेट ऑफ पेमेंट, अच्छा डेट ऑफ पेमेंट एंड द डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस विद इन 60 डेज। तो उसने 60 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करना था, मतलब 31 मई तक इसको इनवॉइस इशू करना था, और पेमेंट 31 सितंबर और 21 सितंबर विटेवर इज अर्लियर। इनवॉइस सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के हिसाब से इनवॉइस 60 दिन के बाद यानी कि 61वें दिन तक इशू कर देना था। 30 दिन अप्रैल के, 30 दिन मई के, इस डेट तक उसे इनवॉइस इशू करना था, ठीक है। तो ये डेट प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट की डेट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो क्या डेट होगी? 31 मई। 31 मई भी शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अंडर RCM वाली बात हो रही है। RCM में 60 दिन है, फॉरवर्ड चार्ज में 30 दिन है, ध्यान रखना। क्लियर है? RCM में 60 डेज और फॉरवर्ड में 30 डेज। ठीक, हाँ, फॉरवर्ड में पहले जब इशू करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में आपको पहले इशू करना है। RCM में इनवॉइस इशू करने के लिए सेक्शन 31 में टाइम दिया 60 दिन का, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में 30 दिन का टाइम है। खाली बैंकिंग कंपनियों के लिए 45 दिन का काम है, टाइम है, ठीक है।